उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन अब देवभूमि के साथ खेल भूमि की पहचान दिलाने पर काम तेजी से हो रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को एक जनपद एक खेल योजना पर काम करने के निर्देश दे दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन के बाद अब 2027 नेशनल गेम्स की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सरकार की कोशिश है कि छोटी उम्र से ही बच्चों को प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके, ताकि वो आगे चलकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। तो देखिए, खेल भूमि की ओर बढ़ते कदम। उत्तराखंड में अब स्पोर्ट्स कॉलेजेस बनाने की जो मांग है वो की गई और उसके बाद इस पर कार्य भी हो रहा है। 14 स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स स्कूल्स बनाए जाएंगे। स्पोर्ट नर्सरी बनाने और प्राइवेट सेक्टर में भी स्पोर्ट्स कॉलेजेस बनाए जाएंगे। पहाड़ के बच्चों को पहाड़ में ही खेल से जुड़ी तमाम जरूरतें मिल जाएंगी, सुविधाएं मिल जाएंगी। खेल छात्रावासों के स्थान पर भी यहां पर तमाम उम्मीद की किरण जगती हुई नजर आ रही है। स्पोर्ट्स हॉस्टल को स्पोर्ट्स स्कूल बनाने की तैयारी भी है। 6 साल की उम्र से ही बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 14 स्पोर्ट्स हॉस्टल अब स्पोर्ट्स स्कूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि छोटे बच्चों को ही अब खेलों के प्रति प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें बचपन से ही इस चीज के बारे में ट्रेन किया जाएगा और तैयार किया जाएगा। एक तरफ देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड को अब खेल भूमि बनाने की दिशा में भी अब तमाम काम किए जा रहे हैं और उसी के चलते अब खेल भूमि पर जो ये बढ़ते कदम है वो उत्तराखंड की तस्वीर को खेल भूमि की ओर लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, स्पोर्ट्स नर्सरी बनाने और प्राइवेट सेक्टर में भी खेल स्कूल तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब खेल मंत्री की अगर बात कर ली जाए तो खेल मंत्री के द्वारा निर्देश साफ कर दिए गए हैं कि जिलेवार अब वो रिपोर्ट, वो प्रस्ताव तैयार किया जाए और साथ ही साथ सदन में इसको पेश किया जाए, जिसके चलते इस प्रस्ताव पर कार्य भी हो। और जब प्रस्ताव पर कार्य होगा तो इस पर विशेष रूप से काम होगा, तो खेल भूमि की ओर कदम बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ टीके पॉल जी खेल विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ अभी कुछ ही देर में वर्चुअली जुड़ने वाली हैं। डॉक्टर वीरेंद्र रावत जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल कोच हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करूंगी। और सीधे वीरेंद्र रावत जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार लगातार खेल की दिशा में तमाम महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कई आयोजन अभी इस वक्त प्रदेश में हो भी चुके हैं, जिसका सफलतापूर्वक परिणाम भी प्रदेश को मिला। बच्चों को इससे काफी सहायता पहुंचती है। अब उत्तराखंड में एक जिला एक खेल योजना पर जो काम होने वाला है, क्या मानते हैं कि ये खेल भूमि की ओर कदम बढ़ते हुए कितने ज्यादा जरूरी हो जाएंगे? बच्चों के भविष्य को आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद एचएन चैनल का। और मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को, जिन्होंने 3 वर्ष में काफ़ी कुछ मतलब एक प्रोग्रेस करी है खेलों में, खास तौर पे क्योंकि खेलों का हब हमारा रहा है पहले भी, जब हम लोग यूपी में थे। पर यह है कि आज इतना अच्छा लग रहा है कि खेलों के लिए जो हमारा संघर्ष था, क्योंकि मैं तो, आप जानते हैं मुझे कि मैंने कई साल संघर्ष भी किया, खेल नीति हो चाहे स्पोर्ट्स कोटा हो, इसके लिए हमने काफ़ी आंदोलन किए, गवर्नमेंट को प्रस्ताव दिए, प्रपोजल दिए। आज हमारी बदौलत ही सरकार ने हमारी बातें सुनी और सरकार ने 3 साल से जो काम कर रही है, 38 नेशनल गेम्स हुए, जिसमें 100 से ऊपर हमारे मेडल लेके आए हैं और हमारे खिलाड़ियों को उनको पैसा भी मिला है या करोड़ों रुपए भी मिला है। तो इस तरीके से आज सरकार बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। दूसरी बात है कि नेशनल गेम्स होने से एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जो विभिन्न प्रकार के जो गेम है, जो हमारा मेन गेम तो है ही, उसमें भी सिल्वर मेडल लेके आए फुटबॉल, क्योंकि मैं फुटबॉल में रहा हूँ, तो फुटबॉल में भी हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और आज सिल्वर मेडल लेके आए। संतोष ट्रॉफी में हमारी टीम क्वालिफाई करी है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में। दूसरी बात है, जो आज खेल मंत्री रेखा आर्य जी ने जो बहुत बेहतरीन बात करी है कि स्पोर्ट्स हॉस्टल के साथ साथ खेलों को एजुकेशन भी इनको दी जाएगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इनको साथ खेलों के साथ उनको एजुकेशन भी दी जाएगी। और जिसने 13 जिले हैं और 13 जिलों के बाद जो में सारे हर जिले में जो स्कूल्स खुलेंगे, जो एजुकेशन मिलेगी उनको, तो 50-50% स्पोर्ट्स विद एजुकेशन। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आने वाला समय, जो आने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। 2027 में गेम है, 30 में गेम है, फिर 36 में ओलंपिक है। तो इस तरीके से हमारे उत्तराखंड में प्रतिभागियों की कमी नहीं है। आज जो प्लान हो रहे थे वो बच्चे रिवर्स होने को
तैयार हैं और काफी बच्चे रिवर्स प्लान भी कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो पूरे उत्तराखंड में हर स्टेट में नाम कमा रहे थे और बड़ा उज्जवल कर रहे थे, वो आज हमें उत्तराखंड को याद कर रहे हैं कि हमें वापस कम बैक अपना घर आना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए रावत जी, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात भी कही और खेल मंत्री के द्वारा भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि 50-50% इस पर फोकस किया जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी जो कि अभी भी फिजिकल एक सिलेबस में जैसे कहेंगे कि एक कोर्स डाल दिया जाता है जिसको बच्चे चॉइस में रखते हैं, लेकिन अब जब खेल को लेकर पूरी तरह से इसी पर ही फोकस किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी यानी कि उन्हें पढ़ाया भी जाएगा, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, उस खेल को खिलाया भी जाएगा। आखिरकार दोनों तरीके से अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से बच्चों में वो खेल की भावनाएं, वो स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती हुई नजर आएगी, कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो फिजिकली, मेंटली, अगर मैं एग्जांपल अपने को देखूं तो मैं 57 का हूं, तो आप देख सकते हैं जब मैं इस स्पोर्ट से जुड़ा हूं तो भी मैं आज फिट हूं और बहुत मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाता है बच्चा। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक तो गलत संगत से बचता है, नशे से बचता है, फास्ट फूड से बचता है। और ये जो आजकल देख रहे हैं कि मोबाइल जो सुबह से शाम तक बच्चे, आजकल मैं खुद अपनी एकेडमी चलाता हूँ तो उसमें भी देखता हूँ कि कई बच्चे आज की डेट पे मोबाइल से ज़्यादा ग्रस्त हैं और उनको मेंटली माइंड तो चल रहा है पर फिजिकली अनफिट है। स्पोर्ट्स होने से, स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने से, स्पोर्ट्स स्कूल खोलने से बच्चे मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होंगे और उनकी डाइट पे अच्छा ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि वो उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, हर जिले के बच्चों का डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है और इसका असर भी बेहद अच्छा देखने को मिले, इसकी उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। हमारे साथ डी के पॉल जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। डी के पॉल जी, देखिए उत्तराखंड में एक जिला एक खेल योजना पर काम किया जा रहा है, इस योजना को किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड सरकार? आखिरकार लक्ष्य के तहत किस तरीके से इसमें फोकस करने वाली है, क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं आपकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया। आप ठीक ये है पॉल बताइए कि एक जिला एक क्या, दोबारा बताइए प्लीज। बिल्कुल, मेरा सवाल यही था कि उत्तराखंड सरकार एक खेल योजना पर काम करने जा रही है और मंत्री रेखा आर्य के द्वारा एक ऐलान किया गया है कि एक जिला एक खेल योजना के तहत जिलेवार सभी को प्रस्ताव सदन तक पहुंचाना है, जिसके जरिए अब स्पोर्ट्स कॉलेजेस बनाए जाएंगे, स्पोर्ट्स हॉस्टल को स्पोर्ट्स स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए, मैं रेखा आर्य जी का, सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसा सोच रहे हैं। सोचना कोई बुरी बात नहीं है। सोच के लिए तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं अमेरिका जैसे व्यवस्था यहाँ पैदा कर दूंगा, चाइना जैसी जो स्कूलों के ऊपर वहां पर पूरे के पूरे ग्राउंड बने हुए हैं दौड़ने के तमाम चीज, वो पैदा कर दूंगा। उनको नकल में सोचने में क्या प्रॉब्लम है, पर नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि खेलो इंडिया के नाम पर इन्होंने हजारों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। वो खेलो इंडिया कहाँ गया? भारत सरकार का, मोदी जी का, इनके परम प्रिय मोदी जी का, जो मोदी जी की योजना है ये बंद क्यों करते जा रहे हैं? खेल योजना जो आप लाए हैं उसका वेलकम है, स्वागत है, लेकिन खेलो इंडिया के नाम पे आपने खिलाड़ियों के साथ जो खेल किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? आज उन बच्चों को क्या सुविधा मिल रही है खेलो इंडिया के माध्यम से, ये कौन बताएगा? सिर्फ देखे भाटिया मैडम, मिस्टी मैडम, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो सरकार सोचती है ना आज खेलों के विषय में, आस पास की कंट्रियां वो 100 साल आगे का सोचती हैं। तो हम खेल में आप ये सोचते रह जाते हैं, वो कर देते हैं। खेलो इंडिया को इन्होंने फेल करा दिया। खेलो इंडिया की क्या व्यवस्था थी उसका ये स्पष्टीकरण दे दे पहले। खेलो इंडिया के लिए आपने तमाम पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया, खेल और खिलाड़ी का सत्यानाश मार दिया। अब आप एक खेल एक जिले के साथ हिसाब से लेके आ रहे हैं, अब लाइए, आपका वेलकम है। अब ये, लेकिन ये बता दीजिए इसका प्रोसेस क्या होगा, उन खिलाड़ियों को क्या फायदा मिलेगा, क्या रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा, क्या खिलाड़ियों के लिए कुछ व्यवस्थाएं आप देंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स आप देंगे, इसकी डिटेल भी तो दीजिए। एक खेल एक जिला योजना चलाएंगे, कुछ भी बोलो। बिल्कुल यही कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है डी के पॉल जी की प्रस्ताव बनाया जाएगा। पहले धरातल पर निर्देश जारी हो चुके हैं कि इसको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसमें उन जरूरतों को शामिल किया जाएगा और वहां पर कितने बच्चे इस प्रशिक्षण को लेने को लेकर इच्छुक है, किस तरीके से वहां पर इसको निर्माण किया जाएगा, कैसे कनेक्ट किया जाएगा, कैसे इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ये प्रस्ताव पहले सदन में पेश होगा और उसके बाद वहां से इसको पास किया जाएगा।
मैं समझ गया हूँ, घोषणा कर दी इन्होंने, जी। लेकिन आपने जो खेलो इंडिया पूरे देश में खिलाड़ियों के साथ जो खेल किया है, उसका योजना खेलो इंडिया के माध्यम से चल रही थी, क्या उसको तमाम योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा क्या, या वो फेल हो गया है खेलो इंडिया? ये भी तो बताएगा ना सरकार। आप घोषणा कीजिए, हम कब मना कर रहे हैं। जी निश्चित जी। बिल्कुल, देखिए रावत जी, आपने एक बात जरूर कही है कि घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता, घोषणाएं धरातल पर भी उतरनी चाहिए, जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। लेकिन ना, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं खेलो इंडिया के तहत भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, जिसके चलते बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखिए, खेल भूमि की ओर अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आखिरकार सरकार ने इस ओर भी ध्यान केंद्रित किया है। एक तरफ खेल भूमि सिर्फ और सिर्फ खेल भूमि बनकर नहीं रहेगी, जिलेवार यहां पर खेल योजना तैयार की जा रही है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक जैसे कहेंगे पॉजिटिव स्टेप जो है वो सरकार की ओर से लिया गया है। सीधे आपके पास आती हूँ वीरेंद्र रावत जी। देखिए, यहाँ पर बैड इंपैक्ट की भी बात करी जा रही है, लेकिन इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी जरूर देखने को मिलेगा। आखिरकार पॉजिटिव इंपैक्ट आप क्या मानते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, और खेलो इंडिया से कैसे इसका कंपैरिजन हो सकता है? देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो पहले नहीं हो पाया 22-23 सालों में, वो 2-3 सालों में दिखता नजर आ रहा है। सर्वप्रथम तो सबसे बड़ा एक बिगेस्ट इवेंट्स हुआ 38 नेशनल गेम्स, स्ट्रक्चर तैयार हुआ पूरे, जहाँ जहाँ इवेंट्स हुए, हमारे हल्द्वानी लेके चले, उधम सिंह नगर लेके चले, हरिद्वार लेके चले, आपका टिहरी लेके चले, तो सब जगह स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो उसके स्ट्रक्चर के साथ हजारों खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा मेडल रैंकिंग में। और उसके बाद है कि उसमें खिलाड़ियों ने तो प्रतिभाग किया, कुछ थोड़ा सा कमियां तो हैं, नेगेटिविटी थोड़ी बहुत होती है, हर जगह होती है। जब कोई चीज़ शुरुआत होती है तो उसमें नेगेटिविटी जरूर होगी। जिस तरीके से कुछ खिलाड़ी बाहर के खिला दिए गए, जिस तरीके से उनको वो वादा किया था, आज 1 साल पूरा हो गया खिलाड़ियों को, उनको नौकरी के लिए पूरा बोला था कि 6 महीने के अंदर उनको नौकरियां मिल जाएंगी, उनको आज तक भी नौकरी मिली। पैसा तो मिल गया, करोड़ रुपए तो मिल गया, लेकिन पैसा नहीं मिला। अब मैं खेलो इंडिया की बात करूं, खेलो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में या तो हम हल्द्वानी देखें, या देहरादून में देखें, पिथौरागढ़ में देखें, गर्ल्स हॉस्टल हैं, उत्तरकाशी में भी है हॉस्टल है, आपका हल्द्वानी में भी है, देहरादून में भी 2 हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया, देहरादून स्पोर्ट्स हॉस्टल हो गया। इस तरीके से 5-6 हॉस्टल तो हैं, कॉलेज हैं, पर उनका डेवलपमेंट नहीं है हो पा रहा। जो होना चाहिए, जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी, जो उनको मिलना चाहिए था, अगर हम देखें तो उनके नज़र से जो उनको हाई लेवल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी फैसिलिटी अगर हम देखें तो वहाँ के बच्चों को 18 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल ही नहीं दिया जाता, अगर फॉरेन की अगर हम टेक्नोलॉजी देखें, क्योंकि उनको सिर्फ पढ़ाई और खेलने पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। आज का डेट पर अगर हम देखें तो कई हॉस्टलों में, कई कॉलेजों में तो कोच ही नहीं है। अभी भी अगर मैं देखूँ तो स्पोर्ट्स कॉलेज में परमानेंट हॉस्टल में कॉलेज ही नहीं है, ना हॉस्टल में ना परमानेंट कोच हैं। तो कई जगह तो ये थोड़ी देखने वाली बात भी होगी, नेगेटिविटी भी है, पर उसको पहले सुधारना पड़ेगा। जो हमारे 5-6 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं या हॉस्टल हैं, उन पर फोकस दिया जाए कि वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और उसके बाद जो हमारे 14 जिलों की जो सरकार ने बहुत सी पहल की है कि हम स्कूल भी खोलेंगे, इसके साथ एजुकेशन भी खोलेंगे, तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, होना चाहिए। जब डेवलपमेंट, और इसके लिए मैं कहता हूँ कि सरकार को तुरंत 1 साल के अंदर स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। मैं तो साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जितनी 70 विधानसभाएं हैं, विधानसभा में भी छोटे छोटे स्कूल खोले, वहाँ पे भी उनको फोकस दिया जाए, स्पोर्ट्स के एक्टिविटी हो जाए, तभी वो आगे बढ़ के डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आएंगे, स्टेट से नेशनल में जाएंगे, और जाके आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखिए जिस तरीके से रावत जी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन हाँ, जब स्टार्टिंग में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे, जिस पर सरकार को पहले काम करने की ज़रूरत है, तभी पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम लोग बात कर सकते हैं। क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले बच्चों पर जाता हुआ नजर आएगा कि हाँ, हम बिलीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि खेलो इंडिया योजना के तहत भी किस तरीके से यहाँ पर कार्य किया गया, उसको लेकर भी सभी के बीच इसकी जानकारी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी रावत जी, देखिए 6 साल की उम्र से ही बच्चों को वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही। देखिए 6 साल की उम्र से, यानी कि बच्चों में वो पहले से स्पोर्ट्समैनशिप की, जैसे कहेंगे मेंटालिटी यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार एक तरफ जब प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध हैं, और अगर तमाम गलत संगति की हम लोग जब बात करते हैं, गलत दिशा में जा रहा युवा, मोबाइल फोन्स का लगातार बच्चों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इससे कितना ज्यादा छुटकारा बच्चों को मिलेगा, और देवभूमि में आखिरकार किस तरीके के विकास की उम्मीद इस खेल भूमि और इस योजना के तहत होने वाली? देखिए मैडम, अगर मैं आज वर्तमान की बात करूं तो आज का बच्चा बिल्कुल ही डंप हो गया है। अगर मैं बोलूं तो सारे बच्चे देखें यहाँ मोबाइल पे हैं, नशे में बर्बाद हैं, फास्ट फूड में बर्बाद हैं, और अपने को
मतलब लॉन्ग लाइफ अगर मैं बोलूँ तो 15 से 20-25 साल में उनको हार्ट अटैक आ रहा है, उनको कई बीमारियां हो रही हैं। तो जिस तरीके से ये योजना है कि 6 साल, क्योंकि फॉरेन में पॉलिसी है 3-4 साल में बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं क्लब, उनके पोटेंशियल देख के, उनका स्टेमिना देख के, उनकी क्वालिटी देख के, और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको सारी फैसिलिटी टिल एंड तक, जो होल लाइफ तक उनको देते हैं फैसिलिटीज। पर जिस तरह गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, चलिए 6 साल में भी ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा मेंटली, फिजिकली, और वो बहुत स्ट्रांग होंगे। दूसरी बात है कि जो जिस तरह से जो गलत संगत में पड़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है आज उत्तराखंड में अगर हम देखें, दूसरी बात है सरकार को देखना भी होगा कि खेलों में कहीं कोई घोटाला तो नहीं कर रहा है, खेलों में कोई गलत नशा तो नहीं चल रहा है, डोपिंग टेस्ट होने चाहिए किस तरीके से, मतलब स्ट्रक्चर। अगर स्पोर्ट्स को हमें हब बनाना है, अगर हमें कलकत्ता बनाना है, अगर हमें केरला बनाना है, अगर हमें गोवा बनाना है, अगर हमें मुंबई बनाना है, क्योंकि रिसेंटली में भी मैं दुबई से होके आया हूँ, अबू धाबी गया था इंटरनेशनल खेलने, वहाँ जाके देखा, वहाँ स्ट्रक्चर देखा तो कितना स्ट्रक्चर, हर 2 स्टेप पे, जबकि क्या ड्राई एरिया पर वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का ऐसा हब है कि बस आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पे कैसे उस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और इसको जल्दी जल्दी सदन में पास करें और बच्चों के भविष्य में आगे उनका बने, जिससे कि आने वाले बच्चे नशे से बचे, फास्ट फूड से बचे, गलत संगत से बचे और उत्तराखंड का एक समाज सेवा करें, उत्तराखंड का एक मान सम्मान उच्च कदम पर पहुंचाएं, वहां पर पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है। देखिए पॉल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर सरकार इस योजना को लेकर आ रही है, धरातल पर उतार रही है, आखिरकार इसका रोड मैप क्या होना चाहिए? ठीक है पॉल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है पॉल जी, हाँ मुझे आवाज आ रही है आपकी। मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से सरकार इस योजना को लेकर आई है, आखिरकार किन अवसरों की उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं, और अगर ये धरातल पर उतरे तो इसका रोड मैप क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, पहले तो जैसा आपने कहा कि आज इसकी घोषणा हुई है, इसका अभी कोई प्रारूप तैयार नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, बैडमिंटन के जो कोचेस हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, जो टेनिस के, स्क्वॉश के, फुटबॉल के, आपका जितने भी खेल आते हैं, कराटे के, हर खेल के एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? जो कोच होते हैं। उनसे आप कोई भी अगर जिला स्तर पर खेल नीति बना रहे हैं तो आपको उन तमाम लोगों से बात करनी चाहिए जो इसके एक्सपर्ट्स हैं। उनको मालूम है कि हमें किस प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता होती है, हमें किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, हमें किस प्रकार से खेलों को ज्यादा से ज्यादा किसी खेल में हम मेडल जीतने तक पहुंचे, किस प्रकार से किस स्तर की उसमें कोचिंग होती है, ये सब बातों को वो लोग जानते हैं। यदि सरकार ईमानदारी से इस मुहिम को मजबूत करना चाहती है और इस बात को तब्दील के साथ में ताकतवर तरीके से रखना चाहती है कि हर जिले में हम जिले के एक एक खिलाड़ी को उसमें सुविधा देंगे, व्यवस्था देंगे, तो इनको उन तमाम लोगों से बात करनी पड़ेगी इसकी योजना बनाने के लिए। अभी योजना तैयार नहीं है, सालों तक योजना तक हो जाएगा। मुझे लग रहा है चुनाव का शिगुफा भी है ये, बार बार ये लाते हैं कि भाई एक नई खेल नीति। इससे पहले पिछली बार ले आए थे ये खेलो इंडिया, इस बार एक जिला एक खेल, इस प्रकार से नीति ले आए, तो इसका कुछ मंतव्य समझ आ नहीं रहा है। इसलिए अगर इन्होंने कहा भी है, घोषणा भी की है, तो उसको क्रियान्वयन कब करेंगे, कब जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनसे कब बात करेंगे, कब राय मशवरा लेंगे कि किस प्रकार से हम चीजों को मजबूत करें, तो ये अभी अंधेरे में है सारा मामला। कोई अपने घर से उठ करके सरकार के किसी कार्यालय में नहीं जाने वाला, कोई भी कोच या डायरेक्टर या खेल का विश्लेषक, ना उनको कोई बताने वाला है। इनको खुद जाना पड़ेगा उनके घर, और कोई भी नीति बनाने से पहले ये खूब सर्वे करें। जहां यहाँ अकेडमी बनी हुई है उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। सरकार के पास तो ज्यादा अकेडमी है नहीं, बैडमिंटन खेल, टेनिस, स्क्वैश, आपका शूटिंग, ये सब प्राइवेट यहाँ पर खुली हुई है। सरकार के पास में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनके पास जाइए, समझिए, और फिर उसके बाद में कोई नीति बनाइए, खेल नीति बनाइए, तब तो उत्तराखंड का भला होने वाला है। नहीं तो बस हमने बोल दिया, आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, तो डाल में पात ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए रावत जी, आपने बिल्कुल ज़रूरी और साफ बात भी जरूर कही है कि देखिए
योजनाओं का क्रियान्वयन करना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि धरातल तक इसे पहुंचाने के लिए भी बहुत कड़ी मुशक्कत और एक बहुत बड़े रोड मैप की जरूरत होती है। अवेलेबिलिटी और हमारे एक्सपर्ट्स और उनकी राय उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, जिसके चलते खेल भूमि की ओर ये बढ़ते कदम सफल साबित हो पाएंगे और इनको हम अपने युवाओं से कनेक्ट कर पाएंगे, बच्चों से कनेक्ट कर पाएंगे। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खेल भूमि की ओर ये बढ़ते कदम कितने ज्यादा सफल हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।